गोपाल राय जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात कहें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बात रखने का मौका दिया है। सदन पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज जो चर्चा हो रही है सदन के अंदर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अध्यक्ष महोदय, जो सदन पटल पर सीएजी की रिपोर्ट रखी गई उस रिपोर्ट के मुख्यतः 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जिस बात का मैंने सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों के वक्तव्य सुने, लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं आया। सीएजी की रिपोर्ट के पहले हिस्से में पूरे एनसीआर के अंदर जितनी सरकारें हैं उन सरकारों की तुलना में दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं और उन स्वास्थ्य सेवाओं का दिल्ली के लोगों के ऊपर जो अनुकूल असर है उसके बारे में चर्चा की गई। दूसरे हिस्से में सीएजी रिपोर्ट में इस बात को रखा गया है कि कैसे दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग अलग हॉस्पिटलों में, अलग अलग संस्थानों में जिस तरह से वैकेंसी खाली हैं उनको पूरा नहीं किया गया और इसलिए लोगों को जो सेवाएं मिलनी चाहिए उसके अनुपात में सेवाएं कम मिली। और तीसरे हिस्से में इस बात का जिक्र है मुख्य तौर पर कि दिल्ली के अंदर नए हॉस्पिटलों के नए बेड के विस्तार का जो काम था उसमें 2022 तक क्या स्थिति थी इसका जिक्र किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार की तारीफ करना चाहता हूं। दिल्ली कोई अकेला राज्य नहीं है। देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें कोई 5 साल से काम कर रही हैं, कोई 10 साल से काम कर रही हैं, कोई 15 साल से काम कर रही हैं, कोई 20 साल से काम कर रही हैं। कई ऐसी सरकारें हैं इस हिंदुस्तान के अंदर जो 30-30 साल से काम कर रही हैं, लेकिन उन सरकारों का जो स्वास्थ्य का मॉडल है और उसका जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में आज की भी तारीख में दिल्ली का इंडेक्स सबसे 1 नंबर पर आता है। ये उस सीएजी की रिपोर्ट के पहले पार्ट में भी लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जो दूसरे हिस्से की बात हुई, कई माननीय सदस्यों ने उठाया है, कई जिम्मेदार साथियों ने उठाया है। मैं जिम्मेदारी के साथ और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जिन स्वास्थ्य सेवाओं को देने की जिम्मेदारी दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार की थी, हमने जिम्मेदारी के साथ उसमें कदम उठाया और उस चिंतन का, उस सोच का परिणाम था कि भारत के अंदर पहली बार अगर मोहल्ला क्लिनिक कहीं स्थापित हुआ उसका नाम दिल्ली है और दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक में काम किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, किस तरह से काउंटर पे कर्मचारी कम हुए, किस तरह से एक एक हॉस्पिटल के अंदर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए हमने संघर्ष करना पड़ा। ये बात जब एलजी साहब के साथ हमारी नहीं बनी, हम सुप्रीम कोर्ट गए। आप सबको पता है, सदन को पता है, पूरे दिल्ली को पता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के सुनवाई की। 2 साल तक सुनवाई चली कि दिल्ली के चुनी हुई सरकार को भर्ती करने का अधिकार होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ के 5 सदस्यीय सदस्यों का गठन किया और संविधान पीठ ने यह फैसला किया कि दिल्ली के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड को छोड़ करके, पब्लिक ऑर्डर को छोड़ करके और पुलिस को छोड़ करके दिल्ली के चुनी हुई सरकार को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। दिल्ली के उस सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया। ऑर्डिनेंस ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ
कि संविधान पीठ फैसला करे और सरकार उसको ऑर्डिनेंस ला करके खत्म कर दे। नया कानून बना दिया गया इस दिल्ली के अंदर सभी कि सदस्य दिल्ली शांत के रहें। अंदर लोग दिल्ली की चुनी हुई सरकार भर्ती नहीं कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर आज जो इस सीएजी रिपोर्ट में कर्मचारियों के, वहां पर अधिकारियों की जो डेफिशिएंसी है, इसके लिए सीधे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का वो कानून जिम्मेदार है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर चुने हुई सरकार से यह अधिकार क्यों छीना गया? मैं पूछना चाहता हूं आखिर दिल्ली के चुने हुए लोगों से अधिकार यह क्यों छीना गया? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर नए अस्पतालों की बात हो रही थी। 2022 की रिपोर्ट है इस पटल के अंदर। 2022 के बाद से लगातार सरकार ने काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, ऐसा लगता है कि उसको सुनने की हिम्मत भी रखिए। मेरा विपक्ष के सदस्यों से कहना है, चर्चा को आगे बढ़ने दे, आप बैठ जाएं। शिखा रॉय को, अध्यक्ष शिखा राय जी, आप शुरू करें। जी। अध्यक्ष जी धन्यवाद। अध्यक्ष जी, इनको लगता है कि ऊंचा बोल करके सच को छुपा लेंगे, जो नहीं होने वाला। आज सदन में मेरा विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध है कि चर्चा को आगे बढ़ने दिया जाए। आप कृपया बैठ जाएं, सदन को डिस्टर्ब मत करिए। अध्यक्ष जी, सदन को आम आदमी डिस्टर्ब मत पार्टी की कीजिए। सरकार और उनके मुखिया हमेशा ये कहते रहे कि उनकी सरकार ने अध्यक्ष जी, बैठ जाइए, हमने बैठ बहुत जाइए, सारे बैठ जाइए, पटलों पर, बैठ जाइए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी को ये कहते हुए सुना कि दिल्ली के हर व्यक्ति के लिए उन्होंने मुफ्त इलाज कर दिया है। यहां तक कि गुजरात में जाकर के कहा, जब वहां चुनाव में जाना था, कि जैसे मैंने दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए इलाज फ्री किया है, ऐसे ही गुजरात में कर दूंगा, ऐसे ही गोवा में कर दूंगा। ये बातें YouTube पर वीडियो के माध्यम से हर कोई उनको देख सुन सकता है। अध्यक्ष जी, मैं आपको आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं EWS के उन लोगों का जिनको दिल्ली में कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसके तहत प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिन्होंने रियायती जमीन ली थी दिल्ली सरकार के माध्यम से, उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में EWS के कोटे के तहत 25% OPD में और IPD इंटरनल जो रहती है डिपार्टमेंट जिसमें एडमिशन्स होती हैं, उसके लिए 10% रखना था, जिसमें फ्री दवाइयाँ, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, सर्जरी फ्री, ये सब कुछ उनके लिए था जो EWS के कोटे में आते थे। उसके लिए आप चर्चा में भाग लेना चाहते हैं कि नहीं? तो फिर आप ऐसा काम मत करिए कि मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़े। आप जारी रखिए। उसके लिए दिल्ली के 47 जनरल हॉस्पिटल्स में ऐसे रेफरल सेंटर्स बनने थे जिसके माध्यम से वहां आया हुआ कोई भी पेशेंट उसको रेफर प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जा सके। अध्यक्ष जी, 27 जनरल हॉस्पिटल में से 19 ने 15 वर्षों के बाद भी कोई रेफरल सेंटर अपने यहाँ नहीं बनाया कि वहां से कोई भी पेशेंट रेफर होकर के प्राइवेट अस्पतालों में जा सके। ये 2022 तक के तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूं इस सदन के सामने। 60 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से 9016 बेड्स हैं, जिसमें से 925 EWS के कोटे में रखे जाने थे, जो कि मैंडेटरी था उनके लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई कि इन सुविधाओं का उपयोग EWS के में आते हुए दिल्ली के लोग कैसे इनकी सुविधाएं ले सकते हैं। कोई जानकारी जो उनको देनी थी वो नहीं दी।
कोरम नहीं है, कोरम जो है क्यों कोरम नहीं है? विधायकों से बनता है, कोरम विधायकों से होता आप है। जारी रखिए, जारी रखिए। केवल 28% ही उन सुविधाओं का जारी उपयोग रखिए। किया गया। ये बहुत बड़ा घोटाला आप बैठिए, 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 प्राइवेट बैठिए, हॉस्पिटल्स को लेकर के है। बैठिए। दिल्ली हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट इनका मंथली और 3 महीने में रिपोर्ट देती है कि कितने लोग रेफर होकर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए। विपक्ष सीएजी की डिबेट को डीरेल करना चाह रहा है। मेरा विपक्ष से अनुरोध है कि सीएजी पर चर्चा होने दे, सीएजी पर बातचीत को जारी रहने दे। आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिए। सीएजी एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर बातचीत हो रही है। कृपया करके इस चर्चा को जारी रहने दीजिए। बार बार सदन के समय को खराब मत करिए, ये सर्वथा अनुचित है। लीजिए, थोड़ा जारी रखिए। जानकारी बढ़ा लीजिए अपनी थोड़ी सी। अध्यक्ष जी, दिल्ली हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट को मंथली और 3 महीने में सारी रिपोर्टें देनी होती थी कि कितने लोगों को रेफर करके उन अस्पतालों में भर्ती हो सके, या वो जो सुविधाएं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रखी गई थी उनको कितने लोग ले पाए। रिपोर्ट कहती है मात्र 28% सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यूज की गई। 43 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए 22 लाइजन ऑफिसर्स को अपॉइंट करना था, जिन्होंने ये निगरानी करनी थी कि कितने पेशेंट्स रेफर होकर के प्राइवेट में गए और उनको वो बेड मिले कि नहीं मिले। 43 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए मात्र 22 लाइजन ऑफिसर्स नियुक्त किए गए। 12 को एक से अधिक की देखरेख करने के लिए दे दिया गया और 14 में कोई लाइजन ऑफिसर ही अपॉइंट नहीं किया गया। यानी जो बेसिक उसका एक पहला नियम था कि लाइजन ऑफिसर अपॉइंट हुए और वो रिपोर्ट दे मंथली और 3 मंथली, उसको टोटल नजरअंदाज किया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इन सारे रिकॉर्ड्स को रखना था कि कितने उनके यहाँ भर्ती हुए, कितनों का इलाज क्या हुआ, विद आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन के साथ उन पेशेंट्स की डिटेल देनी थी, जो कभी नहीं दी गई। इन सब की निगरानी के लिए कमेटी भी गठित की गई। उसमें इंस्पेक्शन का परफॉर्मा भरना होता है। 60 हॉस्पिटल्स में से 20 के चेक किए गए ये परफॉर्मास, पेशेंट्स का नंबर, उनकी बेड किस पे गए, क्या उनको इलाज मिला, ये सब देना होता था, क्या डायलिसिस हुआ। ये पूरी तरह से कंप्लीट इंस्पेक्शन फॉर्म्स ही कभी नहीं भरे गए। डीजीएचएस की एक आरटीआई के माध्यम से एक आंसर डीजीएचएस ने दिया, जिसमें कहा गया कि 10 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली। वो शिकायतें क्या कहती थी कि फ्री इलाज उनको इनकार होता था प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनको मेडिसिन नहीं मिलती थी, बेड नहीं मिलते थे और बेड और कंसल्टेशन के लिए उनसे शुल्क मांगा जाता था। ऐसी शिकायतें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बॉक्सेस में मिलती थी, उनका कोई निवारण कहीं पर नहीं किया गया। 2016 से 2022 के दौरान लोकनायक हॉस्पिटल द्वारा हर दिन औसतन केवल एक व्यक्ति को प्राइवेट के यहां रेफर किया जाता था, जबकि हर दिन 3000 लोग उस हॉस्पिटल की ओपीडी में लोकनायक में देखे जाते थे, मात्र एक को रेफर किया जाता था। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर जिस तरह का भ्रष्टाचार इस डिपार्टमेंट में हुआ है, मैं आपके सामने वो रख रही हूं। मात्र 2 बातें और कहकर के समाप्त करूंगी, हालांकि मेरे पास बहुत से विषय हैं अध्यक्ष जी। जो प्रेगनेंसी के दौरान मदर्स और चाइल्ड की केयर के लिए जो इग्नोरेंस की गई, जिसमें ना तो टीकाकरण किया गया, ना एएनसी, ना पोस्ट नेटल, कोई केयर डिपार्टमेंट के माध्यम से कभी महिलाओं को लेकर के नहीं हुई। हॉस्पिटल्स को 10% बेड परमानेंटली लेबल लगा के रखने थे कि ये ईडब्ल्यूएस के कोटे के हैं, इसको पेड जो पेशेंट है उसके नाम पे नहीं भरा जा सकता, लेकिन कोई लाइजन ऑफिसर ने कभी रिपोर्ट नहीं दी। इसलिए नॉन एफिशिएंट ये रेफरल सिस्टम था, इसकी वीक मॉनिटरिंग थी और शिकायत निवारण का कोई सिस्टम ही नहीं था।
इसलिए ये टोटल एक फेलियर था और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को खुला हाथ देते हुए भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा इसके माध्यम से खोला गया था। अध्यक्ष जी, एक पॉइंट रखूंगी कि बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 431.54 लाख पैसा आया और कितना खर्च हुआ? मात्र 8,17,000। ये बुजुर्गों के लिए इस सरकार का काम था, जो ये कहते थे कि हम हर वर्ग के लिए काम करते हैं। यहाँ EWS, वो गरीब जिसके लिए चिल्ला कर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे इनके नेता कहते थे कि हमने दिल्ली में हर व्यक्ति को फ्री दे दिया, यहाँ गरीब को भी फ्री सुविधा नहीं थी। अध्यक्ष जी, इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो झूठे वादों की इनकी बुनियाद हिली है, इस CAG की रिपोर्ट के माध्यम से जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन होकर के इसको आगे बढ़ते हुए इसमें लीगल कार्रवाई पूरी होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।